नमस्कार मित्रों। देश के 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे वो खत्म हो गए हैं, सरकारें बन गई हैं। केरल की सरकार बच रही है, हिमंता जी की सरकार बन जाएगी। तय हो गया, केरल में मुख्यमंत्री बनना तय होना, बाकी है राहुल जी को तय करना, कांग्रेस को तय करना। लेकिन इन चुनावों के मायने क्या हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में 75 साल बाद उसे मौका मिला है, उससे भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा ताकतवर हो गई है? अंग बंग कलिंग की बात जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भगवा रंग में हो गया है पूरा का पूरा अंग बंग कलिंग। और केरल में भी बन गए एमएलए, एक आध दो तीन। तमिलनाडु में भी कुछ हो गई है एंट्री, सरकार नहीं बन पाई, सरकार राहुल जी ने बना ली है वहां पर। असम का क्या मायने हैं? और इन सब के बाद ममता बनर्जी का जो किला जिस तरह से ढहा, क्या उससे विपक्षी एकता पर कोई असर पड़ेगा या विपक्षी एकता में कोई बदलाव आने वाला है? इंडिया ब्लॉक जो है उसको कोई नया लीडर मिलने वाला है या जो नए लीडर की संभावना थी वो खत्म हो गई है? और इन सब के बाद प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी गंभीर सलाह दी है, उसके क्या मायने हैं? सोना ना खरीदें, पेट्रोल ना खर्च करें, विदेश यात्रा पर ना जाएं, ये सब कुछ आशंकाएं पैदा कर रहे हैं या सिर्फ एक समझाइश पर है? इन सब पर चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान की और दुनिया की राजनीति को बहुत बारीकी से, गंभीरता से, ईमानदारी से समझने वाले और ताकतवर तरीके से बोलने वाले हमारे मित्र शीतल सिंह जी के साथ। शीतल सिंह जी का गला भी आजकल खराब चल रहा है, लेकिन हमारे आग्रह को वो टाल नहीं पाते छोटे भाइयों के। तो जो शीतल है और मेरी नज़र में हॉट है, तो द हॉट शीतल कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर, प्रणाम। माफ़ी चाहता धन्यवाद। हूँ कि गले के बाद भी आपको तकलीफ नहीं हुई, नहीं। लेकिन देश को आपका जो संदेश है, बौद्धिक है, उसकी ज़रूरत थी। हम कैसे आगे बढ़ेगा? सर कैसे आप देख रहे हैं? क्या हुआ है? क्या डेवलपमेंट है? क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर पर राजनीतिक रूप से जो हमारे देश में दक्षिणपंथी राजनीति है, जिसको आरएसएस ने 100 साल पहले एक अच्छे संगठन के तौर पर आधार दिया। उसके पहले हिंदू महासभा बन चुकी थी, उसने भी काम किया हुआ था, सब मिलजुल के एक आधार बन रहा था। लेकिन जो उसे सफलता के, आप कह सकते हैं, सोपान तक पहुंचाने का काम तो आरएसएस का ही है, उसका श्रेय उसी को है। और फिर उसको निश्चित तौर पर उसकी तरफ से देखें तो उसको एक नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक ऐसा नायक मिला जिसने उसकी सबकी बातों को तोड़ के स्वयं को स्थापित किया, एकदम विपरीत परिस्थितियों में, एक ऐसे समय में जब उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी जनमत और उस समय का जो भी उनका पार्टी का ही जो डिसिप्लिन था उसमें चैलेंज आ गया था। लेकिन उससे उन्होंने बाउंस बैक किया, वहां बचे, फिर उसके बाद उन्होंने अपने को पुनर्स्थापित किया और फिर वो पार्टी में भी सबको फलांगते हुए प्रधानमंत्री पद के दावेदार बने और दावेदारी उन्होंने सिद्ध की, चुनाव जीता, तब से वो सत्ता में है और अब वो एक के बाद एक राज्य जीतते जा रहे हैं। ये तो एक पक्ष है इसका। दूसरा पक्ष ये है कि ये सब करने के क्रम में जो कुछ किया गया उसकी गंभीर आलोचना है। उसमें यह है कि ये सब चीजें जो हुई ये क्रोनी कैपिटलिज्म के सवारी पे हुई और उससे देश में जो आर्थिक ढांचा है वो इतना तेजी से बदल गया। इस बदलाव को लोग जो इसकी आर्थिक आलोचना करते हैं वो बताते हैं बहुत खराब है। इसमें क्या होता है, बहुत कम लोगों के पास इतने ज्यादा संसाधन हो जाते हैं और सब कुछ उन्हीं के पास हो जाता है और बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ दारुण दारिद्र्य रह जाता है और कठिनाइयां रह जाती हैं और वो लगातार बढ़ती ही जाती है। क्योंकि जब संकेंद्रण कहीं होता है तो उसकी उसकी भूख और बढ़ जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहाँ ज्यादा होता है उसको और ज्यादा की जरूरत फील होती है और जहाँ होता नहीं है उससे छिनता जाता है। ऐसे समाज में फिर अराजकताएं जन्म लेती हैं और कठिनाइयां जन्म लेती है। तो वो स्थिति आई एक तो आर्थिक रूप में, और जिसमें अभी एक इशारा आपने किया कि प्रधानमंत्री जी ने भी हाल में कल के भाषण में अब एक बड़ी बात कह क्या दी है। मायने, क्या है इसका? क्या मायने है ये चुनाव के इसका बाद? माने, इसका सरल सरल मतलब यह है कि हमारे देश में जो विदेशी मुद्रा है उसके भंडार को खतरा हो रहा है। क्योंकि हम जो तेल खरीदते हैं, अब जो खरीदना पड़ रहा है इस युद्ध के हाल में, तो लगभग दुगने दाम पर, 70% तो ज्यादा दे ही रहे हैं, 70-80%। क्योंकि इसे डॉलर में देना पड़ता है या फॉरेक्स की दूसरी करेंसी, चाइनीज हो या कोई हो, तो विदेशी मुद्रा भंडार इससे कम होता है। दूसरे, हमारे देश में इधर पिछले 3 सालों से एफडीआई क्या की आमद
उल्टी हो गई है, यहाँ से जा ज्यादा रहा है। हमारे शेयर मार्केट से बहुत बड़े पैमाने पे पैसा निकल गया है बाहर की कंपनियों का, आ नहीं रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो विदेशी मुद्रा आने का स्रोत है एक ही बचा है, वो है वो जो मजदूर हमारे काम करते हैं गल्फ वगैरह में, अमेरिका, यूरोप, सब जगह भारतीय, वो जो पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस जिसे हम कहते हैं, जी 140 बिलियन डॉलर के आसपास करीब पहुंच गया था वो। रेमिटेंस। वही एक स्रोत है। उसमें भी दिक्कत हो रही है कि इन गल्फ कंट्रीज में ये वार की वजह से वहाँ इकोनॉमी डिस्टर्ब है, तो वो लोग अपना वहां से उल्टे भागने की कोशिश हो रही। कई लाख लोग आ गए हैं यहाँ वापस, बहुत सारे वहां अटके हुए हैं उनके आने की। तो या वो बचाए हुए वहां पर रखे हुए हैं, वो भेज नहीं रहे। आमद के जो स्रोत हैं वहां हमारी कमी हो रही है। एक और एरिया है इसका, एक्सपोर्ट। तो जो हम निर्यात करते हैं उससे भी हमें करेंसी, हार्ड करेंसी मिलती है। उसमें जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है, यानी जो हम उत्पादन करते हैं दवा का, इन सब चीजों का, बहुत सारे गुड्स का, कपड़े उपड़े का, केमिकल्स का, इनको जो बेचते हैं या मशीनरी बेचते हैं, उससे जो हमें आता है, उसमें तो पिछले बहुत समय से लगभग 400 बिलियन, 10-20 कभी इधर ज्यादा, 10-20 कभी उधर कम, यही चल रहा है। जो सर्विसेज है उसमें हमारी थोड़ी ग्रोथ होती रहती है, लेकिन अब उसमें एआई के आ जाने के बाद, अभी तो फिलहाल ठीक है वो, लेकिन ये बहुत जल्दी ही खतरे में जाने वाला ये सेक्टर, क्योंकि एआई जो है बहुत सारी चीजों को खा रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। सबसे बड़ा खतरा उसका ये है कि उसकी गति बहुत तेज है। तो ऐसा हो सकता है कि हमारा जो सर्विसेज का एरिया, हमारी आय का 55-56% हो गया है बाहर की आय का, इसमें एक बहुत बड़ा डेंट हमें लगे, और इसके विकल्प हमारे पास नहीं। यानी हम एक्सपोर्ट बढ़ा लें या हमारा जो रेमिटेंस है वो बढ़ा लें, ये सब संभव नहीं है, सब कम हो रहा है। तो ऐसी सूरत में हमारे जो आर्थिक संकट है, जिन पे अभी तक पर्देदारी थी, चुनावी पर्देदारी, चुनावों के दौरान उस पर पर्दा डाल देते हैं। जैसे जब विदेशी मेहमान आता है तो मलिन बस्तियों के आगे हम कपड़े की या टीन की दीवार खड़ी शेड्स कर लगा देते हैं। देते हैं। तो वही हमने आर्थिक मामलों में सच्चाई छुपाने के लिए किया था चुनाव तक। अब चुनाव खत्म है, तो अब मोदी जी निश्चित तौर पर उस भाषा में बोलेंगे जिस भाषा की देश की जरूरत है। अर्थव्यवस्था को जरूरत है। तो सबसे उसमें पहले, फिर मैंने जैसे कहा कि संकट सबसे पहले साधारण लोगों पर डाला जाएगा। तेल कम खरीदो, गैस कम खरीदो, सोने का जेवर मत बनवाओ, यानी इन विदेश सब यात्रा पर मत की जाइए। हार्ड करेंसी लगती है, विदेश मत जाओ। तो ये साधारण आदमी को उन्होंने कहा कि तुम भाई तुम सहयोग करो अब इस कठिनाई में। लेकिन जो असली लोग हैं, जो इनके पास सब कुछ जा रहा है, उनके लिए इसमें कोई निर्देश नहीं है। ये एक राजनीतिक बिंदु तो है। एक चीज हमारे एक आर्थिक समझ मामलों को समझने वाले मित्र ने कहा कि भाई आप ये रोज रोज कहते हैं कि रुपए की कीमत जो है डॉलर के मुकाबले में कमजोर हो गया रुपया, बोले जी इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। जी मैंने कहा अब मैं शीतल जी से ही समझ सकता हूँ, क्योंकि रुपया और डॉलर और रूबल सब वही समझते हैं, हम तो समझते नहीं। तो उन्होंने कहा कि रुपया जब कमजोर हो जाता है तो उसका एक फायदा यह है कि आपके पास एफडीआई की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, और दूसरा एक्सपोर्ट की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका रुपया कमजोर है तो आपका माल थोड़ा सा कंपैरेटिवली सस्ता होता है, और एफडीआई में भी लोग इस मामले में इंटरेस्टेड होते हैं। इसको कैसे आप समझते हैं, थोड़ा सा समझाइए मुझे। नहीं, देखिए, हर मामले के दो पक्ष होते हैं। ये उसका एक पक्ष है जिसमें ये कोशिश होती है जबरदस्ती की कि हम उससे भी फायदे देखें जिससे हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन असलियत ये है कि जब आपका या किसी का भी इकोनॉमी में करेंसी उसकी कमजोर होती है और अनवरत होती है, भाई रुपया हमारा 61-62 के आसपास मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे हमें, जब मोदी जी आए 58 से 61 के बीच था। हाँ, इस समय वो 95-96 के आसपास है। 95 तो है ही कम से कम। तो ये जो करीब हमारा 30 रुपए का फर्क आया है, 30 क्या 32-33 रुपए का फर्क आया है, यानी 1/3 का फर्क आ गया। 68-70 सालों हाँ, में जहां हम पहुंचे थे उससे 1/3 ज्यादा बढ़ गया 12 साल में, लेकिन एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ा। और हमने देखा एफडीआई आना, मैं आपको 3 साल का आंकड़ा बता ही रहा हूं कि बिल्कुल नहीं आ रहा है, जा रहा है। तो वो जो वो बात लोग कह नहीं रहे हैं, समझते क्या इकोनॉमिक्स को, जो नहीं एफडीआई लगाने वाले। समझते हैं। हमारे यहाँ समस्या ये है कि समझने के बावजूद हम समझाने के काम में ज्यादा रहते हैं, और ज्यादातर बार गलत बात समझा रहे हैं देश को। यही तो चल रहा है इस देश में कि हम गलत समझा के सफल हैं, लेकिन
हम गलत समझा रहे हैं लेकिन हम सफल हैं तो हमारी बात सही मानी जाएगी, कोई सही समझा रहा है लेकिन वो असफल है तो हम उसे फेल करार नहीं दे समझ रहे हैं। सकते, नहीं समझ सकते। जी, तो ये नहीं, लेकिन स्थिति है। एक एक चीज तो ये समझाइए, थोड़ा सा इसको डिकोड कीजिए। मुझे चिंता हो रही है जब से मैंने प्रधानमंत्री जी की चिंताओं को पढ़ा है, सुना है। इसका क्या सीधा मतलब क्या है वो समझाइए ना। ये पर्देदारी आप भी तो खत्म कीजिए। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। देखिए भारत, अब ज्यादा इतनी खराब बात कहने की हिम्मत हमारी नहीं है भारतीय होने के नाते, लेकिन जो कुछ है बहुत धुंधला है, इतना तो हम उसको कह सकते हैं। देखिए जो आज के दुनिया के जिन चीजों से दुनिया आगे बढ़ रही है उन चीजों में हम कहीं नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दौर का मंत्र है और इसमें हमारी कोई भूमिका दुनिया के उसमें नहीं। उसमें नहीं। लड़ाई झगड़े में भी हम ऐसे नहीं है कि हमारी वजह से सुनवाई कहीं की लड़ाई रुक जाए या हमारा माल ज्यादा बिकने लगे। थोड़ा बहुत कभी कहाँ कोई चीज, किसी मिसाइल का ऑर्डर आ जाना, किसी हेलीकॉप्टर का ऑर्डर आ जाना, किसी का, उससे अपनी हम पीठ ठोक लें, वो एक अलग चीज। लेकिन हम ऐसे नहीं है जैसी दुनिया है या दुनिया में जो लोग इन चीजों का निर्णय करते हैं वो। हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है या हमारा कोई ऐसा मार्केटिंग स्टाइल भी नहीं है आज के दौर का जिसकी वजह से दुनिया में हलचल हम पैदा करें, हम उसे नियंत्रित करें, हम उससे लाभान्वित हो। ये सब भी नहीं है। तो हमारी जो भूमिका है, चूंकि अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारा जो एक्सपोर्ट है दुनिया के, अगर दुनिया में 100 रुपए का होता है तो हमारा वो हिस्सा 2 रुपए भी नहीं। हमारा जो जीडीपी का शेयर है वो 3.37 या 3.35 है दुनिया के जीडीपी। साइज बड़ी होने के नाते नंबर में हम चौथे, पांचवें, छठवें, इस समय छठवें पे हैं, वो एक अलग बात। क्योंकि 150 करोड़ लोग एक तरफ, जिनके मुकाबले हैं हमारे आसपास कौन है? जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन को भी ले ली। इन सब में इसमें जापान ही सबसे बड़ा है जिसकी आबादी करीब 12 करोड़ है। बाकी कोई 5 करोड़, कोई 8 करोड़, कोई 6 करोड़ है। हम 150 करोड़ हैं तो हम पहले ही 17-18 गुना बड़े हैं उनसे बड़े आबादी हैं में। इकोनॉमी। तो हमारी पर कैपिटा इनकम, जिसको हमारे राजनेता चालाकी से जब इसका जिक्र करते हैं तो उसका जिक्र छुपाते हैं। ये तो कहेंगे हम दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, पांचवी हो गए। लेकिन पर कैपिटा ये इनकम नहीं में हम कहाँ बताते पर कि हैं? हमारे हर आदमी को क्या मिल रहा है तुम्हारे चौथे पांचवे से। विजय त्रिवेदी जी की आय में क्या वृद्धि हो रही है, शीतल पी सिंह की आय में क्या वृद्धि हो रही, इसकी बात नहीं करते। हमारी सच्चाई यह है कि हमारे 70% से ज्यादा आबादी, दुर्भाग्य से योजना आयोग के खत्म हो जाने के बाद अब हमारे पास कोई स्रोत नहीं है। और जो सांख्यिकी विभाग है उसको सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि उनके पिताजी ने शुरू किया था, अब वो पूरा करप्ट कर दिया गया है। तो कुल मिला जुला के हमारे पास भारत में आंकड़े नहीं मिलते इन चीजों। ऑक्सफैम से ये पढ़ के हमें बोलना पड़ता है, तो उसको फिर आप सोरोस का एजेंट या अमेरिकन या षड्यंत्रकारी हमारे खिलाफ कह सकते हैं। लेकिन अब वही आंकड़ा हमारे पास है कि 70% भारतीयों की आय पिछले 12 सालों में, ये डॉलर से अब यहाँ तुलना आती है जी। क्योंकि ये तुलना हमेशा डॉलर से होती है, उसी से खरीद की कैपेसिटी बनती है। तो जो जितने डॉलर 2014 के मई तक एक भारतीय के हाथ में थे, प्रतिमाह आ रहे थे, कमा रहा था। अब 2026 के मार्च में वो उतने डॉलर नहीं आ रहे हैं या उतने उस ही आ रहे हैं। जबकि तो भी कम हो गया वो, उसको यदि देखें। इन्फ्लेशन ने इस बीच करीब करीब 72 से 92% के बीच की वृद्धि कर ली, यानी लगभग दुगने पे पहुंच चुका है। तो जो चीज उस समय 1 रुपए की थी वो 2 रुपए की है, या 1 रुपए 70 पैसे की है, 1 रुपए 75 पैसे की है। लेकिन उस आदमी के पास 1 रुपए की जगह 90 पैसे हैं। और और मान ये लीजिए 1 रुपया भी आ रहा है तो भी वो उससे तो कम हो गया ना, बाइंग Yes, कैपेसिटी से। और ये हिस्सा जो है 70% है आबादी का। जो ग्रोथ हो रही है वो सिर्फ 10% में है, और जो 20% बीच में है वो कभी झूले लाल है, कभी उनकी ग्रोथ हो जा रही है, कभी वो फेल हो जा रहे हैं, कभी शेयर मार्केट में उनका दाम बढ़ जा रहा है, कभी घुस जा रहा है। वो तो एक्चुअली उनमें से नीचे की ओर ठेले जा रहे हैं
आज जो 70 है, अगले गणना तक हो सकता है 75 हो जाए। हाँ, ये नहीं हो रहा कि 70 का 65 हो जाएगा। वृद्धि दर भी उल्टी हो रही है, उल्टा श्रिंक हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो इस समय डरा रही हैं, जो खतरनाक है। अब इनको जो शब्द संज्ञा आप देना मुफीद समझे या जो सुने, अपने अपने विवेक से फैसला जी, लीजिए कि जी। ये है परिस्थिति, इसको ऐसे लीजिए। आपने ये तो पा ही लिया कि अब इस युद्ध ने कम से कम हमें कुछ सबक कड़े दिए। बंगाल की जीत बिल्कुल जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, दक्षिणपंथ जिंदाबाद, और कहीं भी जीत जाए बिल्कुल जिंदाबाद, उसमें कोई शक नहीं, उस एकदम स्वीकार्य है। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि जब ये युद्ध हुआ, जो हो रहा है, जो अभी पेंडिंग है 8 अप्रैल से, हम अपनी कोई भूमिका वहां नहीं है हमारी में। नुकसान हमें सबसे ज्यादा है, क्योंकि खाड़ी से आने वाले हाइड्रोकार्बन का सबसे बड़ा बाजार, सबसे करीब भारत है, सबसे बड़ा खरीदार। 85% हम हाइड्रोकार्बन खरीदते हैं और डिपेंडेंट है। इसलिए हमारा खाद बनाने का जो 31-32 कारखाने हैं, जो हमारे, चूंकि हम खाद्यान्न में काफी हद तक आत्मनिर्भर हैं, हरित क्रांति के दौर में ही हो गए थे, लेकिन उसका एक बड़ा अवयव है खाद, जो आजकल यूरिया, डीएपी, इम्पोर्ट पोटैश, कर रहे हैं लोग। ये सब एक खास विधि से बनती है। 32 में से 30 कारखाने ये नेचुरल गैस से चलते हैं, उससे बनती है। नेचुरल गैस कतर से हमें सबसे करीब थी, सबसे आसान थी, हम 70-80% वहीं से ले लेते थे बगल में, 6वें दिन आ जाता था जहाज, जेट्टी बनी हुई थी, हमारे सब कारखानों में पहुंच जाती थी। वो सब डिस्टर्ब है। अब हमें उसके बहुत ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। उसमें तो कई बार हमने दुगने से भी ज्यादा दिया है, जो स्पॉट सेल्स, कई बार इसमें भी दिया है, क्रूड में भी स्पॉट सेल में हमने ज्यादा दिया है। हमारी कंपनियों के चूंकि डिटेल्स छुपाए जा रहे हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट ब्लीड करेगी, अभी आने वाली है मार्च के बाद, तो बैलेंस शीट जब आएगी तो पता लग जाएगा, तिमाही रिजल्ट आ जाएंगे, उसमें भी पता लग जाएगा। वो तो कठिनाइयां हो ही रही है। तो इसलिए इसमें हमें पता चला कि हम विश्वगुरु नहीं है। एक चीज क्लियर हुई, अब इस पे झगड़ा नहीं कर सकता कोई भी, कितना ही उनका पक्षकार। सर आप झगड़े की बात कर रहे हैं, फिर कहेंगे झगड़ा नहीं कर। दूसरे अच्छा, ये भी नहीं हुआ कि हमारे कहने से युद्ध रुक जाते हो। इस मामले में हम या तो हम कह नहीं रहे हैं, या युद्ध रुक नहीं रहे हैं। संभाव एक हमारा छटंकी जो कॉम्पिटिटर है, जिसकी बात मैं कोशिश करता हूं न करूं, लेकिन बात हम सब उसी पे करते हैं। हमारे तमाम चैनल उसी की वजह से टीआरपी लाते हैं। वहां से आने वाले कथित मेहमानों को हम डॉलर दे के बैठाते हैं गाली देने लेने के लिए। तो तो वो जो है इस मामले में फुदुक्की लाल जो है, खुद ही विश्व गुरु अगर न कहें तो विश्व प्लेयर बनने की कोशिश में। तो ये परिस्थितियां हमारे सर प्रतिकूल दूसरा पक्ष पर अब हम चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ये हो, जो चुनावों में जीत हुई, आपने कहा जिंदाबाद, लेकिन इस चुनाव के जिंदाबाद के पीछे या उसके बाद में क्या आप देख रहे हैं विपक्ष को? जो जिस तरह से बंगाल में सफाया हुआ, जिस तरह से असम में गायब हो गए, जिस तरह से तमिलनाडु में एक नई राजनीति शुरू हुई है, हालांकि उसमें अब कांग्रेस भी आकर चल रही है। ओवरऑल इंडिया ब्लॉक को लेकर और फिर 2029 के इलेक्शंस को लेकर क्या आप कोई मजबूत विपक्ष की भूमिका देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी पर तो हम कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाते हैं, लेकिन क्या इसमें विपक्ष की भी कोई भूमिका है कि ये चुनावी पर्देदारी खत्म कैसे होती है अचानक? ये जो प्रचलित विपक्ष जो है, ये तो इस वक्त के हिसाब से सवालों के उत्तर पैदा करने में असफल है। ऐसा हो सकता है क्योंकि हम प्राइवी नहीं, कोई ऐसी चीज ब्रीव कर रही हो जो हमें नहीं पता है, लेकिन हो सकता है कि कोई विजय की तरह नायक पैदा हो रहा हो, हमको आपको ना पता हो। वो नया आदमी तो ये जगह ले सकता है, लेकिन अगर इसकी कोई संभावना किसी के पक्ष में है तो वो सिर्फ एक राहुल गांधी है। इसके अलावा अब जो विपक्ष है, न केजरीवाल में कोई चीज है, न ममता बनर्जी में बची है, और कोई है नहीं, और कोई दावा भी नहीं कर रहा है इसके अलावा। तो ये लोग खत्म हो चुके। उसकी वजह है कि जो मैंने शुरू में कहा था, समस्या जो है जिसको दुनिया की राजनीति एड्रेस कर रही है, हमारी नहीं करती है। डेमोक्रेट्स को देखिए,
आज वहां डेमोक्रेट्स में जो सबसे बड़ा नाम उभर के आ रहा है, टीवी के या सीवी के करके एक महिला है, यस, उसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट जैसे एके हो गया था अरविंद वुमेन केजरीवाल का। लीडर, वुमेन, यस। हाँ, तो वो डेमोक्रेट है, बहुत न्यूयॉर्क से कहीं से सेनेट में है। उन्होंने कहा कि क्या 1500 लोगों के लिए, अमेरिका में कह रही हूं, 1500 लोगों के लिए हम 32 करोड़ के देश अपने लिए गरीबी, कठिनाई, स्वास्थ्य सेवाओं में कटौती, एजुकेशन में कटौती, ये सब स्वीकार करें? ये राजनीति होनी चाहिए। जाहिर है वो 1535 या 1500 लोगों का जो नाम ले रही है वो कौन है, आप समझ सकते हैं। जी। तो जो क्रोनी कैपिटल से लड़ाई है वो विश्व रंगमंच पर अब राजनीति का प्रमुख विषय है। भारत में कौन सा राजनेता है विपक्ष का? अखिलेश यादव, लालू यादव, ममता बनर्जी, या दक्षिण के राज्यों के, या इवन कांग्रेस के मुख्यमंत्री। सिर्फ राहुल गांधी इसका नाम लेता है, नाम लेके अडानी या उसके इश्यूज को कहता है। तो ये, अगर राहुल गांधी इसको डेवलप करेंगे तो समस्या तो यहाँ है, या कोई दूसरा आएगा नीचे से, हमें नहीं पता कौन कहा। लेकिन इसमें सर दो सवाल है, आपने बहुत अच्छा नाम लिया राहुल जी का। एक तो ये कि राहुल जी के साथ खड़े हुए नहीं दिखते विपक्ष के जितने नेता हैं, उनके पक्ष पहली के, बात। उनकी पार्टी के नहीं दिखते जी। और दूसरी बात, एक नैरेटिव ये बना कि राहुल गांधी तो सबसे फेल्ड लीडर हैं, उनकी लीडरशिप में, इलेक्टोरल लीडरशिप में 90 चुनाव, 95 चुनाव, 80 चुनाव, जितने आपका मन हो, 10-5 कम करने हो तो कर लीजिए, तो वो हार गए। तो ऐसे लीडर से क्या होगा? नहीं, राहुल गांधी के बरक्स कौन है? अगर राहुल गांधी नहीं, देखिए एक और तो सत्ता है, सत्ता में सफलता है, मोदी जी का झंडा है, दक्षिण पंथ का राज है, वो सफलता वाली हमने बात अलग कर दी। असफल लोगों को लाइए। असफल लोगों में इस समय इस देश में 10 करोड़ से ज्यादा वोट पाने वाला कौन नेता, संगठन, व्यक्ति है? मुझे बताइए दूसरा नाम कोई जो राहुल गांधी के अलावा हो। एक, इस समय दक्षिण के 5 में से 4 राज्यों में किस पार्टी की सत्ता है? बाकी तो बीजेपी की है। दक्षिण के 4 राज्यों में इस समय विपक्ष के में सत्ता किसकी है? कांग्रेस की या कर्नाटक है। कांग्रेस के सहयोग की? हाँ। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक में उनकी अपनी सरकार है, टीवीके के जरिए उनकी सहयोगी सरकार बन गई। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। छोड़ के दक्षिण, तो उत्तर में बीजेपी है, दक्षिण में वो है। केजरीवाल की कहाँ सरकार है? एक सरकार है जिसपे रोज मतलब अब पता नहीं 27 में बचेगी कि नहीं बचेगी, जो थी वो जा चुकी है, नई कोई आने की संभावना नहीं है। ममता बनर्जी जो थी वो जा चुकी है, पूरा उत्तर पूर्व लड़ चुकी है, अभी वो इस चुनाव में असम में लड़ी थी। जी। कितना वोट मिला है हाँ। उनको? जी। नहीं, उनको कितना वोट मिला है? 1%, एक से भी कम। एक से बंगाल कम। से सटा हुआ राज्य है असम, और कांग्रेस को कितना मिला है? 30%। तो कांग्रेस जो लोग कहते हैं राहुल गांधी की जगह ये हो, ममता बनर्जी होती तो तीर मार देती, वो आंकड़े पढ़ते ही नहीं है। ममता बनर्जी गोवा आईपैक समेत गई थी चुनाव लड़ने। कितना प्रतिशत उनको वोट मिला था, कितना प्रतिशत कांग्रेस को मिला था? कांग्रेस। गोवा में कांग्रेस नंबर 1 पार्टी उस चुनाव में आई थी, और ममता बनर्जी को मिनिमम जो 6% होता है वो राज्य भी पे नहीं। रजिस्टर होने के लिए, वो भी नहीं मिला था। पूरे उत्तर पूर्व में त्रिपुरा समेत सब जगह लड़ चुकी है। दिल्ली में अन्ना के साथ रैली करने आई थी, किसी ने अन्ना को भड़का दिया, बीजेपी वाले ने, किसी ने, कि अरे आप मत जाना, उनके साथ ये है वो है। अन्ना ऐसे ही करते थे, वैसे लेट हो जाते थे, पहले हाँ कर लिया फिर ना हो गया। अकेले बेचारी गई, वहां 100 आदमी थे, मुझे याद है। उसके बाद फिर कभी रामलीला मैदान में उनकी रैली नहीं हुई। तो ममता बनर्जी आपको लगता है कि विकल्प है इस देश में? ये सिर्फ मीडिया जो बीजेपी की ओर से एक फर्जी विकल्प खड़ा करना चाहता है या राहुल गांधी को खारिज करना चाहता है, उसका विकल्प ममता बनर्जी है। उसका विकल्प अरविंद केजरीवाल भी है, इसीलिए उसको बी टीम कहा जाता है। जो रियलिटी है वो ये है कि 14-15 करोड़ वोट इस देश में कांग्रेस को ही मिलता है। वो चुनाव हारी हो, 100 बार हारी हो, 100 बार और हार जाए, लीडर अपोजिशन न बन पाए सब, लेकिन आगे वही है, कंधा उसी का सामने है। अब वो फेल हो जाए तो फेल हो जाए, तो फेल कहेंगे, लेकिन मौका उसके पास ही है। आज की तारीख में उसके पास अपनी
अब 3 सरकारें दक्षिण में, एक सरकार हिमाचल में, हिमाचल और एक सरकार साझे में झारखंड में, और एक और सरकार साझे में तमिलनाडु। तमिलनाडु। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर किस विपक्ष के नेता के पास है जो राहुल गांधी की जगह चलिए हम उसको रिप्लेस करके भविष्य देखना शुरू करते हैं विपक्ष का? ये समस्या है भाई, ये रियलिटी है। नहीं, इसको तो दो ये सही है, ये सही है कि राहुल गांधी इस सब के बावजूद एक विपक्ष के नेता की उस भूमिका में हमें नहीं मिल रहे हैं जैसी अपेक्षा समाज को है। जी, क्योंकि समाज ये में सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल ये है। 40-42% से ज्यादा 58-60% वोट अभी बीजेपी के विपक्ष में है देश में। तो उस वोट को राजनीतिक कंसोलिडेट रूप से संतुष्ट करने, अपने पीछे लगाने और उनको एक आंदोलन में और एक राजनीतिक सफलता में परिवर्तित करने के लिए क्या राहुल गांधी अपने कौशल से, योग्यता से वो भरपाई कर पा रहे हैं? उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये उम्मीद की जगह अभी बाकी है। देखते हैं क्या करते हैं, कर पाते हैं, नहीं करते, कोई विजय पैदा हो जाता है टीवी के की तरह जो इन सबको छोड़ के, वो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। नेपाल में हो गया, कौन जानता था? एक रैपर था, सब उसके पीछे खड़े हो गए। मानता हूं नेपाल एक बहुत छोटी सी जगह है, छोटा स्टेट है, वहां ये सब करना आसान है, एग्री। भारत महादेश है, बल्कि महाद्वीप है, तो इस महाद्वीप में इस तरह की चीज क्रिएट करना बिना कारपोरेट हेल्प के, एंटी कारपोरेट मूवमेंट के तौर पे बहुत मुश्किल है। और भारतीय स्टेट, भारतीय मीडिया, भारतीय स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत चैलेंजिंग हो गया है। मोदी जी ने ये भी कर दिया है कि इन्होंने जो मीटर गाड़ दिया है अपने जंप का, वो अब इतना आगे और इतना बड़ा और इतना विशाल और इतना मतलब महाआयामी है कि उसके लिए, इस विपक्ष के लिए उतना सरल भी नहीं है। लेकिन फिर भी जी नहीं, लेकिन आपकी बात ठीक है। अब आपने कहा कि जो नाकाम लोग हैं विपक्ष में, वो सबकी तो चर्चा हो गई, लेकिन नाकाम लोगों में सबसे ऊपर होने से क्या फायदा होगा जब कामयाब लोगों की लिस्ट में आप 10वें नंबर पर हो और आप उनके एक बड़े चैलेंजर के तौर पर साबित नहीं हो रहे। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में हम चल रहे हैं सर, तो ये कहना बार बार कि नहीं क्या है, लड़ाई तो लड़ी रहे, ये तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी तो इलेक्टोरेट से है ना। आपके पास सरकार है, आपके पास एमपी है, आपके पास वोट है, और वो आप लगातार कम होते जा रहे हैं। ठीक। तो फिर कैसे लड़ाई को, मतलब कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि शीतल जी कह रहे हैं राहुल जी विकल्प है, क्या आपको राहुल जी मोदी का विकल्प लगते हैं लड़ाई में? ऑल्टरनेट के तौर पर नहीं कर रहा मैं, विकल्प लड़ाई के तौर पर वो खड़े दिख रहे हैं आपको कि चलो अगले 2 साल में 2029 में राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर खड़े हो जाएंगे, कांग्रेस खड़ी हो जाएगी? मतलब नहीं, कांग्रेस तो खड़ी है, कांग्रेस ही खड़ी है। एक्चुअली 99 सीट किसके पास है? जी कांग्रेस ही मैंने अभी इतने राज्य बताए जिसमें उनकी सरकार है, कुछ ठीक है सर, राज्यों में लेकिन साझा 21 सरकार है। राज्यों में दूसरों 21 राज्यों लेकिन में बीजेपी की भी तो सरकार है। एक समय में कांग्रेस की ऐसी सरकारें थी और विपक्ष बहुत कमजोर होता था, तब सब लोगों का होता था कि सब मिलजुल के आओ, एंटी कांग्रेस एक वातावरण, एक नारा ही बना होता था। था, गैर कांग्रेसवाद। उस गैर कांग्रेसवाद में वाम दक्षिण सब मिलके एक मंच बनाते थे, कई बार इस तरह के मंच बने। सॉरी सॉरी, माफ कीजिए। अनेक बार वो असफल हुए, कुछ बार सफल भी हुए। जो सफल हुए उनकी कहानियां हम याद करते हैं, उनकी असफलताओं की कहानियां हम भूल जाते हैं। जी तो ये सब राजनीति में हुआ है पहले भी। तब राजनीति में कैपिटलिस्ट क्लास जो था पर्दे के पीछे हुआ करता था, तब भी था। बिड़ला थे, टाटा थे, इनके नाम होते थे, इन पे नारे बनते थे, और समाज में कैपिटलिस्टों को लेकर एक दूसरी तरह की सोच थी। आजादी की लड़ाई से आए थे सब लोग। तब गुंडे बदमाश भी पर्दे के पीछे हुआ करते थे। अब गुंडे बदमाश कैपिटलिस्ट ये सब अब पर्दे पे खुद ही है, अब किसी दूसरे की जरूरत के नहीं, मैं ये समझना चाहता हूं कि जो लड़ाई विपक्ष की लड़नी है, या जैसे आपने गैर कांग्रेसवाद कहा, क्या आज देश गैर भाजपावाद वाली विपक्ष की राजनीति के तौर पे खड़ा हो गया उस प्लेटफॉर्म पर? और क्या राहुल गांधी उसके सबसे मजबूत नेता हो सकते हैं? चैलेंज, मैं नंबर के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं पूछ रहा हूँ जो सिस्टम है, जो सरकार है, उसके खिलाफ वो एक ताकतवर लड़ाई के नायक आपको दिखते हैं? कोई और फिलहाल कोई है नहीं। फिलहाल वो फेल हो या पास हो वही है। कल कोई आ जाएगा तो मान लेंगे उसको। जैसे ममता बनर्जी भी कल उन्होंने कहा है, अब उनका हाँ, हेड ममता आने जी ने। वाला है दिल्ली में कि अब मेरे पास वक्त है, मैं
खाली हूं, मैं दिल्ली में आऊंगी और मुकाबला करूंगी, तो हम लोग देखेंगे। और अगर वो आ जाएंगी तो उनके बारे में यही ऐसी ही बात करेंगे। अगर तथ्य उनका पक्ष कर रहे होंगे तो हमें आपको मजबूर करेंगे कि हम उनके बारे में ऐसे ही बात करें। आज की तारीख में वो नजर नहीं आता, इसलिए बात कर रहे हैं कि वो नजर नहीं आ रहा। नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो जिस तरह से बीजेपी बढ़ रही है, 20, 21, 22 राज्यों में हो गई है, एनडीए बीजेपी की सरकार है, लगातार बीजेपी, बंगाल जैसे में बड़ा झटका लगा विपक्ष को, तो अब वो बहुत निराश हो गए, पेसिमिस्टिक है विपक्ष की राजनीति को लेकर। आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? देखिए, विपक्ष की दो राजनीति है। एक राजनीति हमारे यहाँ हमारे ऐतिहासिक कारणों से, अंग्रेजी राज की वजह से, अंग्रेजी राज की बांटो और राज करो नीति की वजह से, देश के विभाजन की वजह से, विभाजन में सांप्रदायिक आधार होने की वजह से, पड़ोस में दो सांप्रदायिक आधार पर बने देशों की वजह से हमारी राजनीति में हिंदू और मुसलमान का जो तड़का है उसकी एक प्रमुख भूमिका हो गई है। वो थी पहले पहले पर्दे में थी, अब वो स्पष्ट है। मुसलमान संख्या में बहुत कम है, 14.5% है भारत में, उससे भी कम जो फर्स्ट 2011 के सेंसस है। उसकी वजह से वो पड़ोसी देशों में है, लेकिन यहाँ वो 14.5% है। तो वो एक नकारात्मक स्थिति तो पैदा कर सकते हैं, जिससे फायदा बीजेपी को होता है रिएक्शन में, लेकिन वो एक ध्रुव बनते हैं। लेकिन चूंकि राजनीतिक तर्क में वो है हर जगह, तो अभी ये परिस्थिति चल रही है। इसको बदलने का एक ही माध्यम होता है आर्थिक कठिनाइयां, उनसे पैदा होने वाली बेचैनी, जो इस तरह की राजनीतिक विचारधारा को तोड़ती है। तो दोनों चीजें साथ साथ आ रही हैं कि आज प्रधानमंत्री जी को ये घोषणा करनी पड़ रही है कि सोना मत खरीदो, तेल कम खरीदो, गैस कम खर्च करो, कल कुछ और आ सकती है। ऐसी सिचुएशन जब आती मैं है, समझना चाहता हूँ आपसे एक लाइन में कि क्या गैर भाजपावाद का एक संयुक्त कोई प्लेटफॉर्म या युग आने वाला आप देख रहे हैं? देखिए, संयुक्त युग आने की कोशिश एक बार हुई थी। वो एक सफल कोशिश हो सकती थी जब नीतीश कुमार ने ये कोशिश की थी। जब पटना में उन्होंने कोशिश की और उसके बाद बेंगलुरु में दूसरी उसकी सभा हुई। बेंगलुरु की सभा में मुझे याद नहीं आप गए थे कि नहीं, मैं गया था उसमें। जी। अच्छा, आप भी थे। तो आपको हमको याद होगा कि शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सब बैठी गैलेक्सी, तो पहले ललन जी उठे पीछे से, फिर शायद संजय झा थे या कौन थे वो उठे, फिर हमने देखा नीतीश कुमार भी उठे। पूछा गया, पता लगा कि पटना की फ्लाइट थी, निकल गए। लेकिन पता लगा संयोजक का पद डिसाइड नहीं हुआ, इसलिए निकल गए, और फिर निकल गए तो लौटे ही नहीं। और ये भी पता चल गया था, उसमें आप भी थे, हम लोग भी थे, कि ममता बनर्जी ने इसमें वो अपना वो डाल दिया कि नहीं, संयोजक डिसाइड नहीं होगा, और कांग्रेस ममता बनर्जी को फेस नहीं कर पाई। और दैट इज हिस्ट्री। आप सिर्फ सोच लीजिए कि अगर नीतीश कुमार संयोजक होते और इंडिया गठबंधन 2024 का उनके संयोजकत्व में लड़ा होता, जिसमें लालू यादव और वो पार्टनर होते बिहार में, और शायद वो बिहार में फिर बैठन लालू के लड़के को देख गए होते। तो अभी भी तो सवाल तो वहीं के वहीं पर खड़े हुए ना, अभी कौन विपक्ष में मान लेगा? मैं आ रहा हूँ सिर्फ। तो 2024 का नतीजा जो 240 पे बीजेपी को रोक सका, सिर्फ उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। तो इसमें पंक्चर किसने किया? ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी उसके ठीक पहले पटना लालू से मिलने आई थी। उन्होंने और लालू ने तय किया था। मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे सपा के एक बहुत वरिष्ठ सांसद ने अभी कुछ ही दिन पहले स्वीकार करते हुए बताया कि उन लोगों ने फोन करके कहा था कि लालू जी, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, जो नीतीश जी को आप रोकना चाह रहे हैं दिल्ली आने से। आपको मतलब आप अब क्या, उनको वो कहने लगे बहुत सीनियर है, उनको ज्यादा क्या कह सकते थे, हम लोगों ने इशारे में उनसे कहा था, और देखिए उनकी आत्महत्या हो गई, खुद भी खत्म हो गए, और देश का एक मतलब राजनीतिक पूरा माहौल बदल दिया। तो ये सब रियलिटीज हैं। इन रियलिटीज के बावजूद मुझे लग रहा है दो कैंप चलेंगे। एक कैंप चलेगा जो क्रोनी कैपिटल से नाम लेके लड़ने वाला नहीं होगा, लेकिन उसको स्वीकृति नहीं मिलेगी, मुझे ये लगता है। इन सब के ऊपर ये दाग है कि इनके पास पैसे बहुत हैं। ममता बनर्जी जो सूती साड़ी और चप्पल में रहती, उनका भी अब तो उनके खुद ही लोग सब बता रहे हैं, रोज वीडियो आ रहे हैं उनके आजकल तो रोज ही उन्हीं के लोग बता रहे हैं, सब बोल दे रहे हैं। तो अब वो बचा नहीं। केजरीवाल के साथ भी शीश महल चिपक गया, वो निकल ही नहीं रहा, वो तो उनको अब लेके ही जाएगा। तो बचता कौन है? राहुल गांधी, जिसका बंगला खाली करा लिया गया, तो पता लगा कि दिल्ली में उसके पास एक घर भी नहीं।
एक टी शर्ट पहन के घूमता है। उसकी माँ को कहा गया कि दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला है, लेकिन 12 साल हो गए अभी तक उस अमीरी का कहीं कोई सबूत आके कहीं दाखिल नहीं हुआ, जबकि सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो ढूंढ के तमाम चीजें लाते हैं, और बहुत सारे स्वामी हैं। तो ये चीजें जब परिवर्तित हो रही हैं, तो लड़ाई, मुझे लगता है पॉलिटिकल लड़ाई, जैसे एक सोशल जस्टिस की एक तो लड़ाई है, उसको राहुल गांधी ने ले रखा है आइडियोलॉजिकली, उनकी पार्टी ने नहीं। उनकी पार्टी में ज्यादातर अपर कास्ट के लोग हैं और वो इससे सहमत नहीं है, अकेले बातचीत में हम लोगों से शेयर करते। दूसरे उन्होंने जो ये क्रोनिज्म को ले रखा है। राजनीतिक मुद्दे ये है, अब इनको लेके चलने वाला जब विपक्ष हमें दिख नहीं रहा, तो मैं उसमें संभावना नहीं देख पा रहा। नहीं, हो सकता है कि उनमें हो, मुझे नहीं दिख रही, मेरे दुराग्रह मतलब हो अभी सकता है। आपके हिसाब से राहुल ही एक चैलेंजर हैं जो कुछ कर सकते हैं अगर करें तो। अब उनको चाहे लंगड़ा कहिए, चाहे लूला कहिए, चाहे फेल कहिए, चाहे पास कहिए, मुझे कोई दिखाई दूसरा नहीं दिख रहा है। नहीं, मुझे इस संभावना में कोई बहुत ताकत नहीं दिख रही कि ममता बनर्जी बंगाल हारने के बाद दिल्ली आके जादू कर कुछ कर कमाल कर पाएंगे। चलिए सर, देखते हैं। अभी तो शुरू हुई है ये विपक्ष की राजनीति। मैं तो इसको अक्सर कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं कि ये शमशान वैराग्य है, कि जब शमशान में जाते हैं अब किसी के अंतिम संस्कार में, तो सब आपको ठीक से याद आता है कि हमें ये करना है, लेकिन वो बाहर निकलते ही सब कुछ वहीं पहुंच जाते हैं। तो ये शमशान वैराग्य विपक्ष का टूटेगा कि नहीं टूटेगा, इस पर भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, इतना गला खराब और तबीयत खराब होने के बाद भी आपने वक्त निकाला, आपने तो उसके लिए आपने बहुत सुना शुक्रिया। ये सब, धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू आपके वेरी मच।